जय हिंद। स्वागत है दोस्तों हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण विषय महत्वपूर्ण बिंदु हिंदी साहित्य के इतिहास में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब परिवार सहित आनंद मंगल से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, लेकिन संस्कृत भाषा से सीधे ही वर्तमान स्वरूप में हिंदी भाषा प्रतिष्ठित नहीं हुई है, बल्कि विकास के क्रम में संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी भाषा विकसित हुई है। विद्वानों द्वारा हिंदी भाषा की इस विकास यात्रा को अपने द्वारा लिखित ग्रंथों में क्रमबद्ध निर्धारित करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का सूत्रपात किस विद्वान द्वारा माना जाता है? विभिन्न विद्वानों ने हिंदी भाषा के उद्भव की समय सीमा क्या मानी है, उसका आधार क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न काल खंडों में विभाजित किया है। उनका नामकरण, उनकी समय सीमा को अपने इतिहास ग्रंथों में निर्धारित करने की कोशिश की है। साथ ही विभिन्न काल खंडों में कौन कौन से कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उन सब का प्रमाण क्या है, इन सब का अध्ययन हमने विभिन्न भागों में करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। दोस्तों विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की रचनाएं की गई है, जिसमें वो हिंदी साहित्य के कालों को लेकर, हिंदी साहित्य के उद्भव विकास यानी हिंदी साहित्य के का आविर्भाव, उसका सूत्रपात कब से हुआ, इस सब को लेकर, हिंदी साहित्य के समय सीमा को लेकर के विद्वान एक मत एक राय नहीं है। इन विद्वानों का मानना है कि हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन अलग अलग काल खंडों में निर्धारित हुआ है, उनकी संख्याएं अलग अलग है। सर जॉर्ज गियर्सन ने तो संपूर्ण हिंदी साहित्य के अध्ययन को 11 अध्यायों में निर्धारित किया है। कुछ विद्वान हिंदी साहित्य का उद्भव बौद्धों और सिद्धों के साहित्य से मानते हैं, तो कुछ विद्वान हिंदी साहित्य का उद्भव गोरखनाथ के आविर्भाव के साथ मानते हैं। यानी विभिन्न विद्वानों ने जो अपने द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है उसमें कालों की संख्याएं अलग अलग बताई है। हिंदी साहित्य के आविर्भाव का समय, उसके उद्भव का समय अलग अलग बताया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन कौन से हुए और उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? गारसा दत्त तासी यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक हुआ है। ये फ्रेंच विद्वान था और इसकी जो रचना है इस्तवार द ला लिटरेव्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में लिखित रचना है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन हुए हैं, तो गारसा दत्त तासी पे टिक लगाकर आना। शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज है। सर जॉर्ज गियर्सन, इनकी रचना का नाम द वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद, ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा और अंतिम भाग 1914 में प्रकाशित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको हिंदी साहित्य के जो इतिहास के लेखक हुए हैं उनमें सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त है और इनके द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनकी पुस्तक का नाम है। राहुल सांस्कृत्यायन, इनकी रचना का नाम हिंदी काव्य धारा है। इसी प्रकार से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। ये वो विभिन्न विद्वान हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की है। दोस्तों सबसे पहले गारसा दत्त तासी को देखिए। फ्रेंच विद्वान गारसा दत्त तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य को लिखने वाला कोई भारतीय हिंदी का विद्वान नहीं था, बल्कि फ्रेंच भाषा का विद्वान गारसा दत्त तासी, ये हिंदी साहित्य को लिखने वाला प्रथम विद्वान माना जाता है, प्रथम लेखक माना जाता है। और इनकी जो ग्रंथ यानी रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेव्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी है।
ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया था। वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेट से इन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया। तो इस कारण से, क्योंकि इन्होंने उर्दू के कवियों को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया, ये विश्वसनीय नहीं थे, लेकिन हिंदी परंपरा का सूत्रपात करने वाले, साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय गारसा दत्तासी को जाता है। शिव सिंह सेंगर, इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने ग्रंथ में 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियों और कविताओं को उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया था। कवियों का रचना काल और जन्म काल भी इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में देने की कोशिश की है। परवर्ती इतिहासकारों ने इस ग्रंथ में दी सामग्री का उपयोग करते हुए अपने अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है। कहने का तात्पर्य, इनके बाद आने वाले जो इतिहास ग्रंथ है, उन्होंने शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज का उपयोग करके अपने अपने इतिहास ग्रंथों की रचनाएं की है। सर जॉर्ज गियर्सन के द्वारा लिखित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी को हुआ था। पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रम से वर्गीकृत किया गया है। यानी ये सर जॉर्ज गियर्सन पहले विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में निर्धारित करने की कोशिश की है। यानी 11 अध्यायों में इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के अध्ययन को विभाजित कर दिया। यानी पहली बार कवियों और लेखकों को काल के हिसाब से विभाजित करने का श्रेय सर जॉर्ज गियर्सन को जाता है। इन्होंने केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। इनकी जो सबसे अच्छी और श्रेष्ठ बात थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इन्होंने हिंदी कवियों को ही स्थान दिया। सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बताने वाले जो प्रथम विद्वान लेखक थे वो सर जॉर्ज गियर्सन ही थे। यानी इन्होंने ही हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। सर जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन। सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया और उसके अलग अलग नाम रखे। यानी सर जॉर्ज गियर्सन ही प्रथम वो विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के कालों का विभाजन किया है और उनका अलग अलग नाम रखा है। हिंदी साहित्य को इन्होंने कुल 11 खंडों या कालों में विभाजित किया है। यानी इनके द्वारा लिखित ग्रंथ में कालों की संख्या अत्यधिक थी, 11। 7वीं शताब्दी से यह हिंदी साहित्य का उद्भव मानते हैं। यानी सर जॉर्ज गियर्सन का मानना था कि हिंदी साहित्य का जन्म, उद्भव, विकास, उसका आविर्भाव 7वीं शताब्दी से हुआ है। यानी ये बहुत आगे तक पहुंच गए थे। अपभ्रंश के समय तक मिश्र बंधु द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद है और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा और अंतिम भाग 1914 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। पहली बार काल विभाजन करने की समुचित प्रयास अगर किसी ने किया है तो वो मिश्र बंधु है। इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन को लेकर एक दृष्टिकोण का समुचित प्रयास किया है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी ग्रंथ से विवरण यानी इस ग्रंथ का सहयोग लिया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लीजिए दोस्तों। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में हिंदी साहित्य के काल विभाजन में बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण अध्ययन को 5 खंडों या कालों में विभाजित किया है और सर जॉर्ज गियर्सन की जो कमियां थी उसको दूर करने की
कोशिश की है। तो मिस्र बंधुओं द्वारा कालों का नाम क्या क्या दिया गया, उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया। पहला जो काल था उसका नाम आरंभिक काल था। इसको इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, पहला पूर्व आरंभिक काल और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल की समय सीमा इन्होंने 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक माना है। और दूसरा उत्तर आरंभिक काल, इसकी समय सीमा इन्होंने 1344 से 1444 विक्रम संवत को माना है। दूसरा इनका जो मुख्य काल था माध्यमिक काल, इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक की समय सीमा इन्होंने 1445 से 1560 विक्रम संवत तक मानी है तथा उत्तर माध्यमिक काल की समय सीमा इन्होंने 1561 से 1680 विक्रम संवत तक मानी है। तीसरे काल का नाम इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया। इसको भी दो भागों में विभाजित किया, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल की समय सीमा 1681 से 1790 विक्रम संवत तक मानी है और उत्तर अलंकृत काल की समय सीमा 1791 से 1889 विक्रम संवत तक इन्होंने मानी है। चौथे काल का नाम परिवर्तन काल है, जिसकी समय सीमा 1890 से 1925 विक्रम संवत मानी है। और पांचवें काल का नाम इन्होंने वर्तमान काल दिया है, जिसकी समय सीमा 1926 विक्रम संवत से अब तक मानी है। दोस्तों, इसके बाद नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख लेखक हुए हैं। इनके ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 1000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया है। यही वो पहले विद्वान थे जिन्होंने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण दो शाखाओं में विभक्त किया है और आगे चलकर निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित किया। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही वो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने रीति काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में विभाजित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है और ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पूर्ववर्ती वर्गीकरणों को ध्यान रखते हुए शुक्ल जी ने कालक्रम के साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार काल विभाजन किया है। यानी जिस काल में जिस साहित्यिक प्रवृत्ति का बोलबाला था उसी के आधार पर इन्होंने कालों का विभाजन किया और कालों का नामकरण किया है। शुक्ल जी का काल विभाजन काल प्रवृत्ति के आधार पर होने से सभी को स्वीकार्य रहा। जैसा कि जिस काल में जिस प्रवृत्ति का बोलबाला था उसी के आधार पर शुक्ल जी ने काल विभाजन करके उसका नामकरण किया, जो सभी को स्वीकार्य रहा है। हिंदी साहित्य के संपूर्ण अध्ययन को इन्होंने 4 भागों में 4 कालों में विभक्त करके अध्ययन किया है, जो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भी आसान है, क्योंकि 4 कालों का अध्ययन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखिए, इन्होंने प्रत्येक काल के दोहरे नामकरण को अपनाया है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। इसका आधार क्या था दोस्तों? जैसा कि हमने आगे बताया, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर ही कालों का नामकरण करते हुए आदि काल को वीरगाथा काल कहा है, क्योंकि आदि काल यानी हिंदी के उत्थान काल में वीर गाथात्मक रचनाओं का बोलबाला था। मध्यकाल, पूर्व मध्य काल में भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गई, उत्तर मध्य काल में रीति से संबंधित रचनाएं और आधुनिक काल में गद्य रचनाओं का बोलबाला रहा है। इसी के आधार पर इन्होंने दोहरे नामकरण को अपनाया है। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहा है,
1050 से 1300 विक्रम संवत तक इसकी समय सीमा मानी है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा है, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक इसकी समय सीमा मानी है। और आधुनिक काल, जिसे गद्य काल का है, 1900 से 1984 विक्रम संवत तक इसकी समय सीमा मानी है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को नहीं देख पाए, क्योंकि इनके ग्रंथ की प्रकाशन 1929 में हुआ था। तब से लेकर के वर्तमान तक बहुत लंबी कालखंड गुजर गया है, जिसमें हिंदी साहित्य का ये गद्य काल विकास के अलग अलग सोपानों को प्राप्त कर चुका है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखिए। 5 काल माने। प्रथम काल संधि काल, जिसका इन्होंने 750 से 1000 विक्रम संवत तक समय सीमा मानी है। दूसरा चारण काल, जिसकी समय सीमा सन 1000 से 1375 विक्रम संवत तक मानी है। तीसरा भक्ति काल, इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत तक मानी है। चौथा रीति काल, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। और पांचवा और अंतिम आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1900 विक्रम संवत से अब तक। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन था। इसमें उन्होंने 5 कालों को स्थान दिया है। आदिकाल, जिसके नामकरण को लेकर के विद्वानों में सबसे अधिक मतभेद है, और विद्वानों ने इस आदिकाल को अलग अलग नाम दिया है। यानी विद्वानों में सबसे अधिक मतभेद आदिकाल के नामकरण को लेकर ही हुआ है। तो आदिकाल नाम देने वाले जो विद्वान थे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। वीर गाथा काल, इस आदिकाल को कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आदिकाल को चारण काल कहने वाले सर जॉर्ज गियर्सन और शिव सिंह सेंगर थे। बीज वपन काल कहने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। संधि काल और चारण काल कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, क्योंकि इनके पहले और दूसरे काल का नाम, पहले का संधि काल, दूसरे का चारण काल था। सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांस्कृतियायन थे। प्रारंभिक काल, आदिकाल को कहने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे। आदिकाल का नामकरण अपभ्रंश काल करने वाले धीरेन्द्र वर्मा थे। और इस आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले मिश्र बंधु थे, जिन्होंने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में आदिकाल को नाम दिया था आरंभिक काल। तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि कौन हुआ है? विद्वानों की अलग अलग राय है। राहुल सांस्कृतियायन ने 7वीं शताब्दी का जो कवि हुआ है सरहप्पा, इसको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। यह सरहप्पा 84 सिद्धों में से एक थे। जो सिद्ध हुए हैं, उन 84 सिद्धों में से ये एक सरहप्पा को राहुल सांस्कृतियायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और इसकी समय अवधि 7वीं शताब्दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और इनके द्वारा जो लिखित रचना है भरतेश्वर बाहुबली राज, इसको वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। इस रचना का जो प्रकाशन है 1184 ईस्वी में हुआ था। यानी ये रचना 1184 ईस्वी में लिखित मानी जाती है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास और उसके काल विभाजन की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस संपूर्ण अध्ययन के आधार पर हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित कालों और युगों में विभाजित करके समझा जा सकता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया गया है, जिसके समय अवधि सन 1000 से 1375 ईस्वी माना गया है। मध्यकाल, जिसको 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा है। द्वितीय, जिसे उत्तर मध्यकाल या रीति काल कहा है। तो मध्यकाल की संपूर्ण समय अवधि
1375 से 1850 ईस्वी तक मानी गई है, जिसमें पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा गया है, इसकी समय सीमा सन 1700 से 1850 ईस्वी तक मानी गई है और आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1850 से वर्तमान यानी अब तक स्वीकार की गई है। हिंदी साहित्य के इस संपूर्ण काल विभाजन को चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जिसे 4 भागों में विभाजित किया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रथम, जिसे आदिकाल या वीरगाथा काल कहते हैं, जिसकी समय अवधि सन 1000 से 1375 ईस्वी तक है। दूसरा काल, जिसे भक्ति काल या पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, इसकी समय अवधि 1375 से 1700 ईस्वी तक है। और तीसरा, जिसे रीति काल या उत्तर मध्य काल कहते हैं, इसकी समय अवधि 1700 से 1850 ईस्वी तक मानी गई है। चौथा काल, जिसे आधुनिक काल या गद्य काल कहते हैं, इसकी समय अवधि सन 1850 ईस्वी से वर्तमान तक मानी गई है। भक्ति काल, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला भाग निर्गुण शाखा और दूसरा भाग सगुण शाखा। इस निर्गुण शाखा को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, पहला प्रेमाश्रय काव्य धारा और दूसरा ज्ञानाश्रय काव्य धारा। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला राम भक्ति काव्य धारा और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कहने का तात्पर्य, भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, इसको 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को पुनः 2 भागों में प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय काव्य धारा में, इसी प्रकार से सगुण को भी पुनः 2 भागों में राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में विभाजित किया है। रीति काल को रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, इन 3 भागों में विभाजित किया है। यानी रीति के आधार पर रीति से संबंधित विद्वानों द्वारा रीति निरूपण, काव्यांग निरूपण और रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखने के आधार पर इस रीति काल को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।